नमस्कार। कभी सोचा है कि आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप या यहाँ तक कि स्मार्ट टीवी अंदर से कैसे काम करता है? ये सब बिजली से चलते हैं, ये तो पता है। पर उस बिजली के साथ होता क्या है अंदर कि स्क्रीन पर वीडियो चलने लगता है या आवाज़ आने लगती है? आज हम इसी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के पर्दे के पीछे झांकेंगे। हमारा इरादा है कि इन जटिल लगने वाले गैजेट्स के पीछे के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाए, जैसे कोई दोस्त समझा रहा हो। बिल्कुल। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही दिलचस्प नियमों और छोटे छोटे पुर्जों का खेल है। हम सफर शुरू करेंगे बिल्कुल शुरुआत से कि ये बिजली या करंट चीज क्या है, ये बहती कैसे है, और फिर धीरे धीरे उन पुर्जों को समझेंगे जो इस भाव को नियंत्रित करते हैं, उसे बदलते हैं और आखिरकार हमारे लिए कुछ काम का बनाते हैं। तैयार है इस तकनीकी सफर के लिए? हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बिजली का बहना या करंट, ये है क्या असल में? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है पानी का उदाहरण लेना। जैसे पाइप में पानी बहता है, वैसे ही तारों में बहुत ही छोटे छोटे कण बहते हैं जिन्हें हम आवेश, चार्ज कहते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉन्स। इसी आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा या करंट कहते हैं। जितना ज्यादा आवेश बहेगा, उतना ज्यादा करंट। अच्छा, तो जैसे पानी को बहने के लिए किसी टंकी की ऊंचाई या पंप का दबाव चाहिए होता है, वैसे ही करंट को बहने के लिए क्या चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल। जैसे पानी को दबाव चाहिए, वैसे ही करंट को बहने के लिए एक धक्का या दबाव चाहिए होता है, जिसे हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज असल में दो बिंदुओं के बीच बिजली के दबाव का अंतर है। बैटरी या पावर सॉकेट हमें यही वोल्टेज मुहैया कराते हैं। जितना ज्यादा वोल्टेज, उतना ज्यादा धक्का करंट को मिलता है। ठीक है, तो करंट बहने के लिए हमें चाहिए वोल्टेज मतलब धक्का, और तार यानी रास्ता। और क्या चाहिए? एक चीज और चाहिए, कोई ऐसी चीज जो उस करंट का इस्तेमाल करे, जिसे लोड कहते हैं। जैसे पाइप के आखिर में लगी पानी की चक्की या फवारा। इलेक्ट्रॉनिक्स में लोड हो सकता है एक बल्ब, एक मोटर या कोई और पुर्जा जो उस बिजली से कुछ काम कर रहा हो। तो किसी भी सर्किट यानी बिजली के पूरे रास्ते के लिए तीन चीजें जरूरी हैं: वोल्टेज का स्रोत जैसे बैटरी, रास्ता यानी तार, और लोड मतलब उपकरण। और मैंने सुना है कि ये करंट हमेशा एक ही जैसा नहीं बहता, कुछ एसी और डीसी जैसा भी होता है। हाँ, ये जरूरी है समझना। डीसी यानी डायरेक्ट करंट। इसमें आवेश, वो छोटे कण, एक ही दिशा में बहते हैं, सीधे सीधे, जैसे बैटरी से निकलने वाला करंट। और एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें आवेश लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। हमारे घरों में जो बिजली आती है ना सॉकेट से, वो एसी होती है। दोनों के अपने अपने फायदे और इस्तेमाल हैं। और इस बहाव में रुकावट भी तो होती होगी। जैसे पाइप में अगर काई जम जाए या वो संकरा हो जाए तो पानी धीरे हो जाता है। बिल्कुल। बिजली के रास्ते में भी रुकावट होती है, जिसे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहते हैं। हर तार में, हर पुर्जे में थोड़ी बहुत रुकावट होती ही है। और हम जानबूझकर भी ऐसे पुर्जे लगाते हैं जो ज्यादा रुकावट पैदा करें, ताकि हम करंट के बहाव को अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकें। इन तीनों वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच एक सीधा रिश्ता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। सीधी सी बात है, ज्यादा वोल्टेज से ज्यादा करंट बहेगा और ज्यादा प्रतिरोध से करंट कम बहेगा। समझ गया। तो बैटरी ऊर्जा देती है, तार रास्ता। अब उन पुर्जों पर आते हैं जो उस बहाव को कंट्रोल करते हैं। आपने प्रतिरोध की बात की, तो क्या खास इसी काम के लिए पुर्जे होते हैं? हाँ, सबसे आम पुर्जों में से एक है रेजिस्टर। ये छोटे पुर्जे जानबूझकर बिजली के रास्ते में रुकावट पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। सोचिए, सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर की तरह। इनका काम सर्किट के किसी हिस्से में करंट की मात्रा को लिमिट करना होता है। कुछ रेजिस्टर का मान फिक्स्ड होता है और कुछ का मान हम बदल सकते हैं। जैसे पुराने रेडियो का वॉल्यूम या पंखे का रेगुलेटर। हाँ बिल्कुल, वो एक बदलने वाले रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर या पोटेंशियोमीटर का उदाहरण है। अच्छा, और वो छोटे ड्रम जैसे दिखने वाले पुर्जे क्या होते हैं जो अक्सर सर्किट बोर्ड पर दिखते हैं गोल गोल से? वो शायद संधारित्र होंगे। ये भी बड़े कमाल के पुर्जे हैं। इन्हें आप एक बहुत छोटे, पल भर में चार्ज होने वाले टैंक या पानी के गुब्बारे की तरह समझ सकती हैं। ये बिजली के आवेश को थोड़े समय के लिए जमा करके रख सकते हैं। इनकी एक खासियत है कि ये डीसी करंट को रोक देते हैं।
उसे अपने आर पार नहीं जाने देते। रोक देते हैं। हाँ, डीसी के लिए ये एक दीवार की तरह है, लेकिन एसी करंट जो दिशा बदलता रहता है उसको आसानी से जाने देते हैं। इस गुण के कारण ये फिल्टर बनाने में बहुत काम आते हैं, जैसे किसी सिग्नल से गैर जरूरी आवाज यानी नॉइज हटाना हो। यानी रेजिस्टर बहाव को धीमा करते हैं, कैपेसिटर डीसी को रोकते हैं, और कोई है जो बहाव को कंट्रोल करता है? हाँ, एक और मुख्य खिलाड़ी है इंडक्टर। ये आमतौर पर तार की कुंडली मतलब कॉइल जैसे दिखते हैं। कैपेसिटर जहां वोल्टेज में बदलाव का विरोध करते हैं, वही इंडक्टर करंट में होने वाले बदलाव का विरोध करते हैं। ये ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में जमा करते हैं। ये डीसी करंट को आराम से जाने देते हैं, लेकिन एसी करंट खासकर तेज रफ्तार वाले बदलाव को रोकने की कोशिश करते हैं। कैपेसिटर और इंडक्टर मिलकर बहुत सारे काम करते हैं, जैसे रेडियो सिग्नल को ट्यून करना। और ट्रांसफार्मर, वो भी तो बिजली से जुड़े हैं। मैंने खंभों पर भी देखे हैं, बड़े बड़े। बिल्कुल, ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के काम आते हैं। इनमें पास पास लिपटी तार की 2 कुंडलियां होती हैं। एक में एसी करंट डालने पर जो बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उससे दूसरी कुंडली में भी एसी वोल्टेज पैदा हो जाता है। अगर दूसरी कुंडली में तार के लपेटे ज्यादा हैं, तो वोल्टेज बढ़ जाता है। इसे कहते हैं स्टेप अप। अगर कम है तो घट जाता है, यानी स्टेप डाउन। अच्छा, जैसे फोन चार्जर में होता, वो दीवार के ज्यादा वोल्टेज को कम कर देता है। बिल्कुल सही, वही काम। ये 2 सर्किटों को बिना सीधे जोड़े अलग रखने मतलब आइसोलेशन का काम भी करते हैं, जो सुरक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है, और सबसे बुनियादी कंट्रोल ऑन ऑफ, उसके लिए तो बस बटन होता है। उसके लिए है स्विच। ये सर्किट को जोड़ने या तोड़ने का सबसे सरल तरीका है, और आजकल हाथ से चलाने वाले स्विच के अलावा बिजली से ही कंट्रोल होने वाले स्विच भी होते हैं, जिन्हें रिले कहते हैं। एक छोटे से सिग्नल से किसी बड़े करंट वाले सर्किट को चालू या बंद करने के लिए रिले बहुत काम आते हैं। और हाँ, सुरक्षा के लिए फ्यूज या सर्किट ब्रेकर होते हैं। अगर कभी जरूरत से ज्यादा करंट बहने लगे तो ये अपने आप सर्किट को तोड़ देते हैं, ताकि उपकरण खराब ना हो या आग ना लगे। ये तो हुए वो पुर्जे जो बहाव को रोकते हैं, जमा करते हैं या बदलते हैं। लेकिन गैजेट्स को स्मार्ट बनाने वाले पुर्जे कौन से हैं? यहां से चीजें शायद और दिलचस्प होती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम सेमीकंडक्टर की दुनिया में कदम रख रहे हैं। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जैसे पदार्थ होते हैं, जिनकी खासियत यह है कि वो न तो तांबे जैसे अच्छे सुचालक होते हैं, न ही प्लास्टिक जैसे कुचालक। वो बीच में होते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम उनकी चालकता को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे? सिलिकॉन में ऐसा क्या खास है? सिलिकॉन में अगर हम बहुत थोड़ी मात्रा में कुछ दूसरी चीजों की मिलावट करें, इसे डोपिंग कहते हैं, तो उसका बर्ताव बदल जाता है। एक तरह की मिलावट से उसमें कुछ फालतू इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो आसानी से घूम सकते हैं। इसे कहते हैं एन टाइप सिलिकॉन। एन मतलब नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। दूसरी तरह की मिलावट से उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी या खाली जगह बन जाती हैं, जिन्हें होल कहते हैं। ये होल भी घूम सकते हैं, जैसे पार्किंग लॉट में खाली जगह पर गाड़ियां खिसकती हैं। ये होल्स पॉजिटिव चार्ज की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इसे पी टाइप कहते हैं। पी मतलब पॉजिटिव। तो इन एन टाइप और पी टाइप सिलिकॉन से क्या बनता है? इनसे बनते हैं वो पुर्जे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति ला दी। सबसे पहला और सरल है डायोड। ये तब बनता है जब हम पी टाइप और एन टाइप सिलिकॉन को जोड़ देते हैं एक साथ। डायोड करंट के लिए एक वन वे स्ट्रीट या एक तरफा दरवाजे की तरह काम करता है। ये करंट को सिर्फ एक दिशा में बहने देता है, दूसरी दिशा में रोक देता है। एक तरफा दरवाजा, इसका क्या फायदा? इसका सबसे बड़ा फायदा है एसी को डीसी में बदलना। याद है, एसी में करंट आगे पीछे दोनों तरफ बहता है। हाँ। डायोड सिर्फ आगे जाने वाले करंट को रास्ता देता है, पीछे आने वाले को रोक देता है। इससे हमें एक ही दिशा में बहने वाला डीसी करंट मिल जाता है। हालांकि वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, पर दिशा एक ही रहती है। आपके हर चार्जर, हर पावर सप्लाई में डायोड जरूर होते हैं। एक खास तरह का डायोड होता है जेनर डायोड, जो वोल्टेज को एक फिक्स लेवल पर बनाए रखने के काम आता है, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन में। ठीक है, डायोड तो एक तरफा रास्ता हुआ, लेकिन मैंने ट्रांजिस्टर का नाम बहुत सुना है। कहते हैं ये बहुत ही जरूरी चीज है। ट्रांजिस्टर, आप इसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। सच में इसके आविष्कार ने ही आज के कंप्यूटर और स्मार्टफोन को संभव बनाया है।
ट्रांजिस्टर दो मुख्य काम करता है। पहला, ये एक छोटे सिग्नल को बहुत बड़े सिग्नल में बदल सकता है, मतलब एम्पलीफायर का काम करता है, आवाज बढ़ाने जैसा। और दूसरा? ये बिजली के स्विच की तरह भी काम कर सकता है, जिसे हम बहुत तेजी से ऑन ऑफ कर सकते हैं, बहुत बहुत तेजी से। इसे थोड़ा और समझाएंगे। स्विच और एम्पलीफायर एक ही चीज कैसे? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे पानी के नल के उदाहरण से समझें। नल की छोटी सी घुंडी वो कंट्रोल है, और नल से निकलने वाला पानी वो मेन फ्लो है। आप घुंडी को थोड़ा खोलकर पानी के बहाव को कम ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, ये एम्पलीफायर जैसा हुआ। छोटा सा कंट्रोल घुंडी घुमाना पानी के बड़े फ्लो को नियंत्रित कर रहा है, या फिर आप घुंडी को पूरा बंद या पूरा खोल सकते हैं। हाँ, ऑन या ऑफ। बिल्कुल, ये स्विच जैसा हुआ। ट्रांजिस्टर भी ऐसे ही काम करता है। एक छोटे से कंट्रोल सिग्नल, जो वोल्टेज भी हो सकता है या करंट भी, उससे वो अपने मुख्य रास्ते से गुजरने वाले बड़े करंट को नियंत्रित करता है, या तो कम ज्यादा करता है एम्पलीफायर, या पूरा ऑन ऑफ स्विच। और इसी छोटे से पुर्जे ने सब बदल दिया, बस यही। हाँ, क्योंकि इन्हें बहुत बहुत छोटा बनाया जा सकता है। ये बहुत कम बिजली खाते हैं और इन्हें करोड़ों अरबों की संख्या में एक छोटी सी चिप पर बनाया जा सकता है। यही क्षमता सिग्नल को बढ़ाना और तेजी से स्विच करना डिजिटल कंप्यूटर और प्रोसेसिंग का आधार है। मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, बीजेटी जो करंट से कंट्रोल होते हैं, और एफईटी जो वोल्टेज से कंट्रोल होते हैं। एफईटीज खासकर मॉसफेट्स आजकल ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वे और भी छोटे बनाए जा सकते हैं और कम पावर लेते हैं। कमाल है, यानी ये सेमीकंडक्टर चीजें सिर्फ करंट कोई नहीं संभालती। नहीं, कुछ सेमीकंडक्टर प्रकाश मतलब लाइट के साथ भी अनोखा रिश्ता रखते हैं। इस शाखा को ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। जैसे कि एलईडीज, वो तो आजकल हर जगह है, फोन में, टीवी में, लाइटों में। बिल्कुल। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड एक ऐसा डायोड है जो करंट गुजरने पर रोशनी पैदा करता है। ये बहुत कम बिजली में तेज रोशनी देते हैं और अलग-अलग रंगों में आते हैं। इंडिकेटर लाइट से लेके टीवी स्क्रीन तक सब जगह एलईडीज का ही राज है। और क्या रोशनी से कंट्रोल होने वाले पुर्जे भी होते हैं? मतलब लाइट पड़े तो कुछ हो? हाँ, जैसे फोटोडायोड या फोटो ट्रांजिस्टर। इन पर जब रोशनी पड़ती है तो ये करंट को बहने देते हैं या उसे नियंत्रित करते हैं। इनका इस्तेमाल लाइट सेंसर्स में होता है। जैसे आपके फोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस अपने आप एडजस्ट होती है ना, वो इसी से होता है। या टीवी रिमोट के सिग्नल को पकड़ने वाला सेंसर। एक और शब्द सुना था मैंने, ऑप्टो आइसोलेटर। ये क्या है? ऑप्टो आइसोलेटर एक बहुत चालाक पुर्जा है। इसमें एक ही पैकेट में एक एलईडी और एक फोटो ट्रांजिस्टर होता है, पास पास। एक सर्किट से सिग्नल आता है, एलईडी जलती है, उसकी रोशनी दूसरे सर्किट से जुड़े फोटो ट्रांजिस्टर पर पड़ती है और उसे चालू कर देती है। कमाल की बात यह है कि दोनों सर्किट के बीच कोई सीधा बिजली का कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ रोशनी के जरिए बात होती है। इससे एक सर्किट की गड़बड़ी, जैसे हाई वोल्टेज शॉक, दूसरे को प्रभावित नहीं करती और सुरक्षा भी बढ़ती है। वाह, हमने इतने सारे पुर्जे देखे, रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, लेकिन मेरे फोन में तो ये सब अलग अलग बिखरे हुए नहीं दिखते। सब कुछ एक छोटी सी काली चिप में बंद लगता है। एकदम सही पकड़ा। यहीं पर इंटीग्रेटेड सर्किट, या जिसे हम आम भाषा में चिप कहते हैं, उसकी बात आती है। आज की ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्हीं आईसीज पर चलती है। एक आईसी सिलिकॉन के एक छोटे से टुकड़े पर बने लाखों, करोड़ों या अब तो अरबों ट्रांजिस्टर, डायोड, रेसिस्टर वगैरह का एक पूरा का पूरा सर्किट होता है। इसी वजह से हमारे गैजेट इतने छोटे, तेज और शक्तिशाली हो पाए हैं। इन आईसीज के अंदर जाने से पहले एक चीज और साफ कर लेते हैं, एनालॉग और डिजिटल, ये क्या है? बार बार सुनते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। एनालॉग सिग्नल वो होते हैं जो लगातार बदलते रहते हैं, जैसे हमारी आवाज की लहरें या पुराने जमाने के वॉल्यूम कंट्रोल की घुंडी, वो स्मूथली घूमती है ना। ये किसी भी मान को ले सकते हैं एक रेंज के अंदर। डिजिटल सिग्नल बिल्कुल अलग है। वो सिर्फ दो ही अवस्थाओं में होते हैं, या तो ऑन या ऑफ, हाई या लो, जिन्हें हम गणित में 1 और 0 से दिखाते हैं। जैसे लाइट का स्विच या तो ऑन है 1 या ऑफ है 0, बीच का कुछ नहीं। तो आजकल ज्यादातर चीजें डिजिटल क्यों हैं? कंप्यूटर, फोन, सब डिजिटल सिग्नल के साथ काम करना ज्यादा आसान और भरोसेमंद होता है। 1 और 0 को स्टोर करना, कॉपी करना, उन पर गणना करना ज्यादा सटीक होता है। उनमें बाहरी शोर मतलब नॉइज का असर कम होता है।
सोचिए, अगर थोड़ा शोर आ भी गया तो भी सिस्टम आसानी से पहचान लेता है कि ये 1 है या 0। एनालॉग में ये मुश्किल होता है। इसीलिए कंप्यूटर्स, फोन, इंटरनेट सब डिजिटल तकनीक पर आधारित हैं। तो आईसीज भी एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह की होती हैं? हाँ, बिल्कुल। एनालॉग आईसीज भी होती है और डिजिटल भी। एनालॉग आईसीज में एक बहुत मशहूर और उपयोगी आईसी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑप-एम्प। ये सिग्नल को बहुत सटीक तरीके से बढ़ाने, एम्पलीफाई, फिल्टर करने या 2 वोल्टेज की तुलना करने जैसे कई कामों में इस्तेमाल होती है। ये एनालॉग दुनिया का एक जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक है। और डिजिटल आईसीज की दुनिया कैसी है? वो 1 और 0 वाली? डिजिटल आईसीज की बुनियाद है लॉजिक गेट्स। ये बहुत ही सरल सर्किट होते हैं जो इनपुट में मिले 1s और 0s के आधार पे एक आउटपुट 1 या 0 देते हैं। जैसे एंड गेट कहता है, अगर मेरे सारे इनपुट 1 है तभी मेरा आउटपुट 1 होगा, वरना 0। और गेट कहता है, अगर मेरा कोई भी एक इनपुट 1 है तो मेरा आउटपुट 1 होगा। नॉट गेट बस इनपुट को उलट देता है, 0 को 1, 1 को 0। इन्हीं सरल गेट्स को लाखों करोड़ों की संख्या में जोड़कर कंप्यूटर वो सारे जटिल काम कर पाता है जो हम देखते हैं, गणना करना, निर्णय लेना, डेटा प्रोसेस करना। और ये सारा डिजिटल डेटा, ये 1s और 0s जमा कहाँ होते हैं, मतलब सेव कहाँ होते हैं? उसके लिए होती हैं मेमोरी आईसीज। मेमोरी मुख्य रूप से 2 तरह की होती है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम में वो जानकारी स्थायी रूप से स्टोर होती है जो डिवाइस को चालू करने या बुनियादी काम करने के लिए जरूरी होती है, जैसे कंप्यूटर का बायोस। इसे हम बदल नहीं सकते या आसानी से नहीं बदल सकते, फैक्ट्री से ही डाल दी जाती है। रैम आपकी वर्किंग मेमोरी है, जैसे आपकी डेस्क। जब आप कोई ऐप चलाते हैं या फाइल खोलते हैं तो उसका डेटा रैम में लोड होता है ताकि प्रोसेसर उस पर तेजी से काम कर सके। लेकिन रैम अस्थायी होती है, मतलब वॉलेटाइल। बिजली बंद करते ही रैम का सारा डेटा उड़ जाता है, डेस्क साफ। समझ गया। रोम यानी पक्की याददाश्त जैसे किताब, रैम यानी कच्ची याददाश्त जैसे लिखने वाला स्लेट। अब एक आखिरी सवाल, ये माइक्रो कंट्रोलर क्या चीज़ है? ये भी बहुत सुनने में आता है। माइक्रो कंट्रोलर एक बेहद दिलचस्प चीज है। सोचिए, एक पूरी की पूरी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें एक प्रोसेसर, मेमोरी, रोम और रैम दोनों, और बाहरी दुनिया से बात करने की पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट्स, सब कुछ एक ही चिप पर सिमटा हुआ। पूरा कंप्यूटर एक चिप पर? हाँ, एक छोटा कंप्यूटर कह सकते हैं। ये छोटे कंप्यूटर उन ढेरों चीजों के दिमाग होते हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, टीवी रिमोट, कार का इंजन सिस्टम, बच्चों के खिलौने। इन्हें किसी खास काम को करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। ये कंप्यूटर के प्रोसेसर, जैसे लैपटॉप वाले प्रोसेसर, उनसे कैसे अलग है? कंप्यूटर का प्रोसेसर, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, वो मुख्य रूप से बहुत तेजी से गणना, मतलब कंप्यूटेशन करने के लिए बना होता है। उसे काम करने के लिए बाहरी रैम, रोम और दूसरी सपोर्ट चिप्स की जरूरत होती है। माइक्रो कंट्रोलर उतना तेज या शक्तिशाली नहीं होता, लेकिन उसमें जरूरत के लगभग सारी चीजें अंदर ही होती हैं। ये कंट्रोल करने वाले कामों के लिए ज्यादा उपयुक्त और सस्ता होता है। उसे बस एक काम दे दो, वो करता रहेगा। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की सैर। हमने देखा कि कैसे बिजली के साधारण बहाव यानी करंट और दबाव यानी वोल्टेज से शुरुआत करके अलग अलग पुर्जों, रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर की मदद से उस बहाव को नियंत्रित किया जाता है। और फिर कैसे इन सबको लाखों करोड़ों की संख्या में एक छोटी सी चिप यानी आईसी पर जमाकर आज के स्मार्ट गैजेट्स बनाए जाते हैं। आदि नियमों और कुछ गिने चुने तरह के पुर्जों पर आधारित है। उन्हीं सरल बिल्डिंग ब्लॉक्स को अलग अलग तरीकों से जोड़कर इतनी जटिल और अद्भुत चीजें बनाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स असल में इलेक्ट्रॉनों के बहाव को अपनी मर्जी से नचाने की कला और विज्ञान है, चाहे वो एनालॉग तरीके से हो या डिजिटल। उम्मीद है कि ये चर्चा सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी और इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे का थोड़ा सा रहस्य जरूर कम हुआ होगा। क्या आपको कोई खास बात सबसे दिलचस्प लगी या कोई ऐसा पहलू है जिसे आप और गहराई से समझना चाहेंगे? हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, क्योंकि उसी से हम आगे और बेहतर कर पाएंगे। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लगातार और छोटी, तेज और ज्यादा सक्षम होती जा रही है।
अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी चीजें भी जुड़ रही हैं। सोचिए, इन बुनियादी सिद्धांतों को समझकर भविष्य में और क्या-क्या बनाना संभव होगा। शायद अगला बड़ा आविष्कार किसी सुनने वाले के ही दिमाग में हो।